बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कि ये जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, आज नुमामा वेल्थ टॉप 3-4 नेम्स में आज लिस्ट हो रही है। हमने देखा 361 कैसा चला स्टॉक, HDFC AMC, आनंद राठी वेल्थ, और अब ये बात निकल के आ रही है कि वेल्थ मैनेजमेंट का कारोबार इंडिया में नेक्स्ट 5 से 7 साल स्वर्णकाल का जो एक डायरेक्ट प्ले है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, इन्वेस्टर्स हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, एफ्लुएंट और स्पेशली छोटे शहरों में। तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का कारोबार है, इसमें बहुत तेलविंड है, जो आज नुमामा वेल्थ के मैनेजमेंट से भी हम पूछेंगे। लेकिन आपका क्या व्यू है? नमस्ते अजय जी। सबसे पहले आपको मुबारक 2 साल के लिए, बहुत ही बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद साफिर। ये जो सेगमेंट है फाइनेंशियलाइजेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। चाहे आप इसको एएमसी के जरिए से देखें या ब्रोकिंग के जरिए से देखें, पर्टिकुलरली अगर बिग ब्रोकिंग को देखा जाए, क्योंकि वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्रेस हो रही है। कल भी एचडीएफसी सिक्योरिटी ने कुछ अनाउंसमेंट किया, नुवामा की लिस्टिंग है। रामदेव जी ने आके बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दी थी, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि ये सेक्टर में काफी चेंजेस हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। तो अगर हम इंडिया की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को और उनके इंटरेस्ट को देखेंगे, और जहां पर आपको वैल्यूएशन अच्छी अपने फेवर में मिलती है, जिस भी कंपनी में मिलती है, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। साफिर, अब ये बताइए कि आप दुनिया भर का भ्रमण करके आए हैं, अपने मित्रों से मिले होंगे, फेलो इन्वेस्टर्स वगैरह वगैरह। आई थिंक जर्मनी में थे आप। कहाँ, कैसी रही आपकी ट्रिप? और ये बताइए कि इंडिया के बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं दुनिया भर में? इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात हो रही है इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लोगों को इंडिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है ग्रोथ की इस समय, जबकि पर्टिकुलरली वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ काफी कंप्रेस हुई भी है या बिल्कुल थमी हुई है और कई जगह नेगेटिव है। और दूसरी चीज है कि कुछ क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रो इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि पीएलआई है, या कई जगह अप्रूवल्स के अंदर फास्ट हुआ है प्रोसेस, तो उसकी वजह से उनको थोड़ी मजबूती दिख रही है इंडिया के अंदर। और उसी रीजन से कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे कि एप्पल इंडिया में आए हैं, और अब बातचीत हो रही है कि टेस्ला शायद भी इंडिया में आएगा, एक्सेट्रा। तो इन चीजों से काफी इंटरेस्ट है अभी पूरी इंडस्ट्री में। और चाइना की वजह से, वैसे भी रिस्क मिटिगेशन की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया को देख रहे हैं, ताकि उनका सेकंड मैन्युफैक्चरिंग बेस या सेकंड सोर्सिंग बेस, डिपेंडिंग डिपेंडिंग वो क्या करते हैं, वो बना रहे। साफिर, ये मिड कैप स्मॉल कैप में आपके पीछे से 6-7 महीने में जबरदस्त रैली आई। आप खुद भी मिड कैप स्मॉल कैप को बहुत नेविगेट करते हैं, वो स्पेस आपकी फेवरेट है स्टॉक पिकिंग के लिए। लेकिन एक व्यू ये आ रहा है कि अब ये स्पेस फ्रॉथी हो रही है, और पिछले हफ्ते का जो हमने थोड़ा साइडवेज करेक्शन देखा मिड कैप स्मॉल कैप में, वो फ्रॉथ हटने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो प्रीमियम पे चली गई है। आप बिलीव करते हैं कि वहाँ पे वाकई में अब मल्टी बैगर्स स्पॉट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, या आपको लगता है वो फ्लोज जारी रहेंगे, इतनी जल्दीबाजी ना करें वहाँ से प्रॉफिट बुक करने में? नहीं, आप बिल्कुल सही हैं कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिसके अंदर थोड़ा फ्रॉथ जैसा लग रहा है या एग्जूबरेंस लग रहा है, पर्टिकुलरली जो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनीज हैं, अल्ट्रा स्मॉल कैप कंपनीज, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट भी नहीं है। मार्केट कैप में अगर आप प्रमोटर की इक्विटी हटा देंगे तो लिक्विडिटी भी बहुत ही लिमिटेड है, और अगर 2-4 लोग भी उसको अगर खरीद लेते हैं और उसको फिर बाद में किसी भी रीजन से उसके बारे में रिपोर्ट निकालते हैं या प्रमोट करते हैं, तो बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी आता है तो वो स्टॉक भागने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि एक इन्वेस्टर एक कंपनी को सिर्फ इस नजर से देख सकता है कि वो कंपनी को समझे, उसकी अर्निंग को समझे, उसके बिजनेस को समझे, उसके कॉम्पिटिटर्स को देखे कि अकेली कंपनी तो नहीं ऐसा कुछ कर रही, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर बाकी लोग बोल रहे हैं कि हमारी हालत खराब है, और एक कंपनी बोल रही है कि मेरे को तो बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वो ऑर्डर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट रेट्स पे मिलेंगे। तो लेकिन अगर सेक्टर अच्छा चल रहा है और वैल्यूएशन इन सिंक है विद सेक्टर, तब सिचुएशन अलग हो सकती है। तो कुछ कंपनियों के अंदर एक्सेसिव वैल्यूएशन है, और कुछ कंपनीज अभी ठीक हैं, मतलब बड़ी हैं लेकिन ठीक है अगर आप उनको लॉन्ग टर्म होराइजन से देखोगे, क्योंकि उनके अंदर अगर कुछ भी ऑर्डर आ जाए, वो इतनी छोटी कंपनी है कि उनका पूरा फॉर्चून बदल जाता है ऑर्डर से। ओके, ऑल राइट, बिल्कुल। साफिर, मॉर्निंग। इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो में भी आपने तो कहा जोमेटो 40 रुपए से ऐड किया हुआ है, और न्यू एज स्टॉक्स की, कंज्यूमर टेक कंपनी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और अब जिस
जिस तरह का रनवे अब दिखा रही हैं ये कंपनीज भी, पाथ थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी की सिर्फ बात नहीं होती थी, अब तो ऑन रियल भी दिख रहा है। ऐसे में आप इस स्पेस में कौन कौन सी पॉकेट, इस पूरी पॉकेट में कौन कौन से स्टॉक्स होंगे जिस पर बुलिश होंगे यहाँ से? नहीं, मैं न्यू टेक में मैंने कुछ अभी ऐड नहीं किया है, ना मैंने कुछ बेचा है। मेरे पास जैसे आपने राइटली बोला, जोमेटो है और एक पेटीएम भी मैंने काफी सस्ता लिया हुआ है, लेकिन मैं उनमें कोई ऐड नहीं कर रहा। न्यू टेक की जगह पे मैंने इनफैक्ट मिड आईटी लेवल कंपनियां जिनके अंदर मेरा इंटरेस्ट पहले भी था, मिड आईटी के अंदर और एडिशंस करी हैं, क्योंकि वहां पर ऑर्डर फ्लोज काफी अच्छे आए हैं कंपेयर टू लार्ज कैप्स। और उन कंपनीज के अंदर कुछ कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं, कुछ कंपनीज यूनिक चीजें कर रही हैं इंडस्ट्री के लिए, जैसे कोई ऑटोमोबाइल में है या कोई रिटेल में है या कोई ट्रैवल इंडस्ट्री को केटर कर रहा है। और अभी तक वो एंड यूजर इंडस्ट्रीज के ऑर्डर फ्लोज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो न्यू टेक में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, बट मिड आईटी में मैंने जरूर एडिशंस करी है। में अपने एडिशंस किए हैं, इंटरेस्टिंग है। साफिर, ये मिड कैप या छोटे बैंकों का पे क्या व्यू बन रहा है आपका, चाहे वो छोटे पीएसयू, जेएनके, यूनियन बैंक, इस तरह के, या इवन मिड टियर दूसरे बैंकों, आरबीएल वगैरह, आपको यहाँ पे कहीं कंफर्ट आता है? क्योंकि काफी चल रहे थे इधर पिछले दिनों तक ये। नहीं, कंफर्ट बिल्कुल आता है, और मेरा तो इसके अंदर एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, क्योंकि जैसे आपने नाम बोले, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, चाहे वो यूनियन बैंक है, मैं इनको ओन करता हूँ। मैंने आरबीएल बैंक भी ओन करता हूँ। मेरा बैंकिंग एक्सपोजर काफी हाई है कंपेयर टू जनरल मार्केट, क्योंकि मैं बिलीवर हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काफी अच्छा एक स्विंग है, अपस्विंग है, चाहे वो एनपीए साइकिल की रिडक्शन में हो, चाहे वो कैपेक्स साइकिल में और क्रेडिट ऑफटेक के अंदर हो। और जिस तरह का विजिलेंस आरबीआई ने एक्सरसाइज किया है, उसकी बिल्कुल आपको तारीफ करनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने हमारे बैंक्स को काफी कंट्रोल करके, काफी वाइल्ड ग्रोथ से बचा के रखा है। और जिस तरीके से अभी कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज जो था पीएसयूज का, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक या मैन पावर सेंट्रिक था, और वो कैचअप हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों के बोर्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपने क्योंकि यूनियन बैंक का एग्जांपल दिया है, यूनियन बैंक के अंदर जो लेडी आई हैं, उन्होंने कैनरा बैंक के अंदर इतना अच्छा काम किया था कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है बिलीव करने के लिए कि एक आदमी, एक लेडी जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया था दूसरे बैंक में नहीं करेंगे। और यूनियन बैंक ने जब क्यूआईपी करा तो काफी अच्छे इन्वेस्टर्स उसके अंदर आए। तो ये सारी अच्छी थीम्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आपको मालूम है, जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन काफी सुधर गई है, काफी टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है श्रीनगर में। बट इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स भी वहां पे पहुंच गए हैं, तो वो अच्छा अभी सिचुएशन दिख रहा है। और अगर बुक वैल्यू उनकी 1 से नीचे है, जो कि बहुत केसेस में थी और बहुत केसेस में अभी भी है, तो वो एज लॉन्ग एज एनपीए साइकिल उनको नहीं मारता और इंटरफेरेंस अनप्रोडक्टिव लोन्स की तरफ नहीं होता, जो कि आरबीआई की वजह से और प्रीवियस क्लीन अप की वजह से नहीं हो रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। और ये काफी डिस्काउंट पे है प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में। पीएसयू बैंक्स में ये दो नाम आपको पसंद आता है, लेकिन साथ ही आप हमें थोड़े से एनबीएफसीज पर भी एक व्यू बताएं, आपका क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली जो लार्ज कैप एनबीएफसीज हैं, क्योंकि एक बड़े वेल्थ क्रिएटर हैं। बजाज फाइनेंस की हाल ही में कल ये न्यूज़ आई, वो फंड रेज फर्दर कॉन्सिडर कर रहे हैं, और बाजार मान रहा है कि एक फास्टर ग्रोथ पर, फास्टर स्केल पर ये कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। इनफैक्ट पिछले 10 साल का जो सीएजीआर है वो 10% रहा है, लेकिन अब क्योंकि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को ये लेंडर्स दूसरी पॉकेट्स में भी, तो ग्रोथ और फास्टर हो सकती है। आप इस पॉकेट पर अगर नजर बनाए हुए, आपका क्या व्यू है? मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर एनबीएफसी कंपनीज का एक्सपोजर अच्छा है। मैं बिलीव करता हूं कि अभी ये जो ऑफटेक है साइकिल का, ये इंटरेस्टिंग है। जरूरी नहीं है कि मेरे पास बजाज फाइनेंस का स्टॉक हो, पहले मेरे पास था, आज की डेट में नहीं है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर हेडविंड्स आती हैं और सपोर्ट करती हैं सेक्टर को, तो उसमें काफी सारी कंपनियां बेनिफिट करती हैं। और जिस तरह की उनकी ऑफटेक हो रही है, उससे लग रहा है कि ये अच्छा सेगमेंट है। सिर्फ कई बार क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि उनका एक्सपोजर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब फ्लड्स आए थे और बारिश का ज्यादा प्रॉब्लम था, तो आपको रूरल इनटेक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब इलेक्शंस की वजह से स्पेंडिंग रूरल इंडिया की तरफ बढ़ेगी और उसका बेनिफिट भी मिल सकता है।
तो क्रॉप से कनेक्टेड आपको कई बार देखना पड़ता है कि एनबीएफसी का क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन से कनेक्ट करना पड़ता है कंजम्पशन का। बट अगर आप इस जरिए के बाहर चले जाएंगे और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये सेक्टर काफी मजबूत लग रहा है इस समय। और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक लिटरली एसआईपी के तरीके से आप सेक्टर की तरफ देख सकते हैं। मैंने खुद तो देखा है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन एट अ पर्सनल लेवल तो मैंने देखा है। साफिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बहुत बढ़िया लगा आपको आज चैनल पे देख के, और आपसे एटलीस्ट उम्मीद करता हूँ मैं कि 2-4 महीने में एक बार तो आपसे बातचीत होती रहेगी। काफ़ी हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा मिलेगा आपकी बातचीत से। और बाय द वे, आपने कंज्यूमर टेक कंपनीज के बारे में बात की थी, अब आप पॉजिटिव हैं। अब हमारे साथ